नमस्कार, आचार्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो यह है आपका चैप्टर 3 का आखिरी वीडियो। तो चैप्टर पिछले हमने पढ़ा है, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के बारे में, दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा उसकी संरचना के बारे में, तीसरे में हमने जनन के बारे में पढ़ा और ये चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और कल के वीडियो में आपको इसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो उसको जाके देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिन्हें हम नील हरित शैवाल भी कहते हैं। ठीक, तो इसके में आते हैं। तो इसमें 2 जगत प्रणाली के अनुसार इन जीवों को पहले शैवालों एक वर्ग साइनोफेसी मिक्सोफेसी में सम्मिलित किया गया था। ठीक, तो इसको साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी में सम्मिलित किया गया था, लेकिन आधुनिक धारणा के अनुसार नील हरित शैवाल को प्रोकैरियोट प्रकृति के अनुसार रखा गया है। ठीक, तो प्रोकैरियोट प्रकृति के हैं, इसलिए इन्हें किसमें डाल दिया है, मोनेरा जगत में रख दिया गया है। ठीक, तो अगर आपको नहीं पता प्रोकैरियोट क्या होता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि प्रोकैरियोट जो आपके जीवाणु होते हैं उसमें आपका अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है वो बिखरा हुआ होता है आपका जीव द्रव के अंदर। इसमें कोई केंद्रक में कोई भी झिल्ली नहीं होती है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोट कहा जाता है। और जो जगत है इसका कौन सा है, मोनेरा है। तो जो आपका ये साइनोबैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप इसे काई भी कहते हैं। और ये हरे होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, और इस क्लोरोफिल के होने के कारण ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ये स्वपोषित होते हैं, मतलब अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक, तो ये आपके नील हरित शैवाल है, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता ICNB, ठीक, तो जीवाणु नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार जीवाणु वैज्ञानिकों ने नील हरित शैवाल का नाम क्या रखा है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, और इसे हम नॉर्मल में बोलते हैं नील हरित शैवाल, और बहुत ही लोकल भाषा में इसे काई भी कहा जाता है। ये जीवाणु साइनोबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से भिन्न ऑक्सीजेनिक प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। तो अभी मैंने बताया जैसे ये हरे हैं, तो जो जीवाणु होते हैं वो हर जीवाणु जो होता है स्वपोषित नहीं होता है, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये आपका स्वपोषित होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक, अतः इन जीवाणुओं को पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रथम सजीव माना जाता है। तो जब भी आपकी जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो जीवन की उत्पत्ति के बाद जो ऑक्सीजन का जो मात्रा थी वो बहुत कम थी आपके वायुमंडल में। तो शुरुआती चरणों में इन साइनोबैक्टीरिया ने ही CO2 को लेकर उससे ऑक्सीजन बनाने का कार्य किया, और धीरे धीरे इसमें वायुमंडल में ऑक्सीजन को जोड़ते गए, जो आज 21% हो चुकी। ठीक, तो जीवन पृथ्वी पे जीवन में इनका बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है साइनोबैक्टीरिया की। इन जीवाणुओं में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल है, उसी कारण से ये क्या कर पाते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। साइनोबैक्टीरिया सदैव नील हरित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर ट्राइकोडेस्मियम, तो जो आपका ट्राइकोडेस्मियम है वो नील हरित नहीं होते। ठीक, तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें, तो जो आपके साइनोबैक्टीरिया की संरचना है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ये आपके एक लंबे रेशे के टाइप में होती है, इसमें गोल गोल आपकी मोतियों जैसे इनमें संरचना होती है। तो ये आपके साइनोबैक्टीरिया की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की इमेज है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाई देता है। अब देखते हैं जीवाणु व साइनोबैक्टीरिया में क्या समानता होती है। तो साइनोबैक्टीरिया में कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को जीवाणु में सम्मिलित करने का समर्थन करते हैं। ठीक, तो इसमें दोनों में बहुत सारी एक जैसी समानता है। देखते हैं क्या क्या है। तो नील हरित शैवाल एवं जीवाणु दोनों ही प्रोकैरियोटी कोशिका संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें जो वो बोल सकते हैं आप, सबसे बड़ी समानता जो है वो यही है कि दोनों में ही प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना प्रदर्शित होती है।
अगला इसमें दोनों समूहों में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रिक व परिबद्ध प्लास्टिडों का अभाव होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये अगर आपका जीवाणु है तो इस जीवाणु के अंदर जो आपका केंद्रक कला है, मतलब जो केंद्रक, ये जो केंद्रक है, इसके बाहर की परत नहीं होती है, जिससे इसका जो डीएनए और आरएनए होता है वो अंदर फैला हुआ होता है और उसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जो आपका जीवाणुओं में भी होता है और नीलहरित शैवाल में भी होता है। तो ये भी इसकी एक समानता है। जीवाणुओं के समान नीलहरित शैवालों में भी कोशिका भित्ति के बाहर श्लेष्मीय आवरण पाया जाता है। ठीक, तो इसमें दोनों में श्लेष्मीय आवरण भी पाया जाता है। अनेक नीलहरित शैवालों में जीवाणुओं के समान आनुवांशिक पुनर्योजन पाया जाता है। तो जो इसमें जनन होता है वो कौन सा होता है? आपका आनुवांशिक पुनर्योजन होता है, जो जीवाणुओं में भी पाया जाता है। तो ये जो 4 पॉइंट है ये इसी तरफ इंगित करते हैं कि जो आपका नीलहरित शैवाल है, जो आपके मोनेरा हैं, वो एक ही साथ रहेंगे। ठीक, उसके लिए इनको एक ही जगह, जो आपका मोनेरा जगह है, उसमें इनको रखा गया। ठीक, तो अब बात करते हैं आपका साइनोबैक्टीरिया की कोशिकी संरचना के बारे में। तो इसकी जो कोशिकी संरचना में सबसे बाहर होती है आपकी कोशिका भित्ति, जो इसको रक्षा भी करती है। इसके अंदर की जो झिल्ली है आपकी, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, जो इसके अंदर के जीव द्रव्य को और अंदर के जो आपके जीवांग हैं उनको रोक के रखती है। इसके अलावा इसमें होता है थाइलेकाइड, राइबोसोम, साइनोफाइसिन कणिकाएं, सेंट्रोप्लाज्म, क्रोमोप्लाज्म, न्यूक्लियोड और गैस रिक्तिका। तो ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया के अंदर। तो जब भी आपको एग्जाम में बनाना है डायग्राम, तो आप इस डायग्राम को इसी प्रकार से हूबहू बना सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया की कोशिका प्रारूपिक प्रोकैरियोटी संरचना प्रदर्शित करती है। तो इसमें है आपका पहला श्लेष्मी आच्छद। तो कोशिका भित्ति एक पतली अथवा मोटी जिलेटिनी आच्छद से ढकी होती है। श्लेष्मी आवरण तंतु की जल अवशोषण और जल धारण क्षमता बढ़ाती है। ठीक, तो यहाँ पास हम उसकी बात कर रहे हैं श्लेष्मी आच्छद के बारे में। तो इसमें आपका ये जल अवशोषण एवं जल धारण क्षमता बढ़ाती है। अब देखते हैं कोशिका भित्ति। तो ये 4 परतों की बनी एक दृढ़ एवं जटिल संरचना होती है। इसकी बाहरी परतों में म्यूमेरिक अम्ल होता है तथा भीतरी पत्तों में एनिलिक एवं ग्लूटेमिक अम्ल होता है। तो कोशिका भित्ति के अंदर लाइपोप्रोटीन की प्लाज्मा झिल्ली होती है। तो एक तरीके से इसका जो मुख्य कार्य होता है वो इसको रक्षा करने का होता है। जो इसकी कोशिका भित्ति है वो 2 स्तरीय होती है। एक होता है बाह्य कोशिका भित्ति और एक होती है आंतरिक कोशिका भित्ति। तो जो बाह्य कोशिका भित्ति है वो बनी होती है आपका लाइपोपोलीसैकेराइड से, और जो आपका आंतरिक कोशिका भित्ति है वो बना हुआ है आपका पेंटीडोग्लाइकन से। एक तो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। अगला आते हैं हम कोशिका द्रव्यी कला, मतलब साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो इन जीवों में कोशिका झिल्ली भी यूकैरियोटिक की भांति लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं आपका कोशिका द्रव्यी कला के बारे में, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, अगला आपका कोशिका द्रव्य, वो द्रव्य जिसके अंदर आपका सभी जीवांग रहते हैं। तो इसमें नील हरित शैवाल में कोशिका द्रव्य को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका क्रोमोप्लाज्म और दूसरा है आपका सेंट्रोप्लाज्म। तो जो आपका क्रोमोप्लाज्म है, इस भाग में गैस रिक्तियाएं तथा प्रकाश संश्लेषी पट्टिलिकाएं पाई जाती हैं। थाइलेकाइड की सतह पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक, तो ये था आपका क्रोमोप्लाज्म। सेंट्रोप्लाज्म में आते हैं तो इस भाग में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली के अभाव में आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ होता है। तो यही जीवाणु से इसके दोनों में कंपैरिजन है, मैचिंग है, कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए और आरएनए होता है, वो भी पदार्थ बिखरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें जो केंद्रक झिल्ली है उसका अभाव होता है। जो उसका राइबोसोम है वो 70S प्रकार के होते हैं, जो क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म दोनों में बिखरे रहते हैं। ठीक, प्रोकैरियोट कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। तो यह हमने अभी बात की थी कि जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं उनका अभाव होता है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में अपवाद स्वरूप थाइलेकॉइड तथा एवं गैस वैक्यूल्स, गैस रिक्तियां पाई जाती हैं। ठीक, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला आते हैं अल्फा व बीटा कणिकाएं में।
तो साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन का संग्रह अल्फा एवं बीटा कणिकाओं के रूप में करते हैं। ठीक, तो अपने भोजन जो स्टोर करते हैं वो अल्फा एवं बीटा कणिकाओं के रूप में करते हैं। जो अल्फा कणिकाएं हैं ये साइनोफाइसिन स्टार्च की बनी हुई होती है। यह संरचना की दृष्टि से ग्लाइकोजन के समान पदार्थ है। बीटा कणिकाएं ये वसा बिंदुओं के बने हुए होते हैं। ठीक, जो बीटा कणिकाएं होती हैं ये आपके वसा बिंदुओं के बने हुए होते हैं। अगला है आपका न्यूक्लियोड। तो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए बिखरा रहता है जिसे न्यूक्लियोड कहते हैं। इसके चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है, इसलिए यह बिखरा हुआ पाया जाता है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिखाई गई है कि ये पानी का उपयोग करते हैं और CO2 का उपयोग करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करते हैं और इससे क्या बनता है आपका, ये अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, बायोफ्यूल निकालते हैं, बायो फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशंस, फूड सप्लीमेंट, बायो रेमेडिफिकेशन और मेडिसिन बनाते हैं। तो ये आपका एक तरीके से सब प्रथम जीव है जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण शुरुआत की थी, इनको साइनोबैक्टीरिया ही माना जाता है। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया के आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व के बारे में कि इनका इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला है आपका ये नाइट्रोजन स्थितिकरण द्वारा मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। जैसा आपका राइजोबियम करता था वैसे ये भी करते हैं। ये जो आपका एटमॉस्फेरिक मतलब जो आपका वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसका स्थितिकरण करके उसको अमोनिया एवं नाइट्रोजन के अन्य पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है वो और ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। जैसे इसका जो एग्जाम्पल है इसका नाम है एनाबिना नॉस्टॉक। तो एनाबिना नॉस्टॉक भी यही काम करता है जो नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है। अगला है ये पशु के लिए चारों के रूप में भी उपयोगी होते हैं। उदाहरण के रूप में है आपका स्पाइरुलाइना, इसमें जो 71% प्रोटीन होता है। ठीक, तो ये चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला है क्षारीय भूमि को अम्लीय पदार्थ के रिसाव द्वारा उसे उपजाऊ बना देते हैं। जैसे क्या होता है कि केमिकल का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारी मिट्टी होती है, जो मृदा होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। तो एसिडिक हो जाने के कारण वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह पाती है, इसलिए उसको सही करने के लिए यहाँ पास इनका साइनोबैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, जिससे जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उसको न्यूट्रल कर देते हैं और जो मिट्टी होती है वो और ज़्यादा क्या हो जाती है आपकी उपजाऊ हो जाती है। अगला आपका इनका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी किया जाता है और इसका एग्जाम्पल फिर से है आपका एनाबिना नॉस्टॉक और स्पाइरुलाइना, दोनों इसी काम में आते हैं। तो ये देखिए स्पाइरुलाइना का प्रसंस्करण स्टेप्स क्या हैं। तो ये देखिए कि स्पाइरुलिना की खेती जो होती है आपकी पोषक तत्व व CO2, इसमें छने साफ पानी को फिर से धो के फिर से छानते हैं, 50 किलोग्राम वजन के नीचे दबा कर निचोड़ देते हैं, फिर नूडल्स बनाने वाली मशीन के में से धूप में नूडल्स के आकार में सुखाते हैं और सूखे हुए स्पिरुलिना को पीसते हैं और वायुरोधी प्लास्टिक थैली में पैक करके इसे फिर उपयोग कर सकते हैं। ठीक, और ये है आपका एनाबिना नॉस्टॉक जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये आपका एक झील से इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको देखकर इसका इमेज निकाला गया है। अब है आपका जल प्रस्फुटन अथवा एल्गल ब्लूम। तो यदि नील हरित शैवाल पानी में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच जाते हैं एवं विषैले पदार्थ रिसावित करने लगते हैं तो जल में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे उस पानी में उपस्थित जीवों जैसे मछलियों की संख्या कम होने लगती है और पानी विषाक्त व बदबूदार हो जाता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो ये एल्गल ब्लूम क्या है, एक तरीके जब पानी ठहर जाता है, पानी रुका हुआ होता है तो उसमें क्या होता है कि जनसंख्या विस्फोट हो जाता है नील हरित शैवाल का और वो विषैले पदार्थ को रिसाव करने लगते हैं और जिससे ऑक्सीजन जो होता है आपको जल में वो कम हो जाता है और जो जीवाणु जो उसमें मछलियाँ वगैरह होती हैं वो सब मरने लग जाती है और पानी बदबूदार वो खराब हो जाता है। इसी को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। ठीक, यहाँ पास अबोट इन द कॉस्पो रिजर्वायर इन नॉर्दर्न कैलिफोर्निया कट थ्रू टॉक्सिक ब्लू ग्रीन एल्गी इन्फेस्टिंग इन द रीजन। तो ये आपका एल्गल ब्लूम का ये आपका एग्जाम्पल है कि ये देखिए किस प्रकार से एल्गल ब्लूम पूरे पानी को हरा कर सकता है। ठीक, ये भी देखिए ये भी एक बतख है जो एल्गल ब्लूम के बीच से गुजरते हुए आपको दिखाई दे सकती है। तो ये था आपका साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, इससे हम और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।